नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका खबरदार में, और वक्त है खबरदार। हर खबर से आपको खबरदार में खबरदार करने का। अब हमारे देश में घर घर सामान पहुंचाने वाली कोई भी कंपनी ये नहीं कहेगी कि हम सिर्फ 10 मिनट में आपका सामान, आपका खाना आपके घर पहुंचा देंगे। ब्लिंकिट जैसी क्विक कॉमर्स कंपनीज ने अब 10 मिनट में डिलीवरी का दावा हटा लिया है, और ये बदलाव डिलीवरी बॉयज की हड़ताल और सरकार के दखल के बाद आया है। लेकिन अभी एक नहीं बल्कि जनता के अधिकार और हित में कई सारे बदलाव की आवश्यकता भी है, और इसीलिए आज तक आपको खबरदार करता है। और इसीलिए खबर की शुरुआत आज तक की पड़ताल के साथ हम कर रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि इंदौर में दूषित पानी से जनता की मौत के बाद मोहन यादव सरकार की जनता के प्रति संवेदनशीलता की पोल एक बार फिर से खिली है। आज मध्य प्रदेश में पूरे प्रदेश भर में जल सुनवाई के दौरान पता चला कि भोपाल में गड्ढा खोदने वाले कर्मचारी को ही आधी अधूरी जानकारी के साथ पानी की जांच के लिए बैठा दिया गया। आज तक की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से आप खबरदार हो जाइए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव खबरदार, क्योंकि इंदौर में जहरीले पानी से 23 मौत के बाद भी सरकार की नाक के नीचे खिलवाड़ होता मिल रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री याद करें, इंदौर में आम आदमी की जान जाने के बाद आपने क्या कहा था? हर एक चीज में सरकार कदम से कदम मिलाकर के ऐसी कठिनाई की नौबत दोबारा ना आए इसके प्रबंधन करेगी। लेकिन देखिए ना मुख्यमंत्री जी, आपके प्रदेश की राजधानी में जल सुनवाई के नाम पर गड्ढा खोदने वाले को पानी की जांच के लिए बैठा दिया गया। क्या आपका वैसे काम क्या है? सर, हमारा काम लेबर का है, खुदाई का, गड्ढे का। देखिए मोहन सरकार, जनता की समस्या सुनने और पानी की जांच के लिए किट देकर उन्हें बैठा दिया गया, जिन्होंने पहले कभी पानी की जांच तक नहीं की। आपने इससे पहले कभी वाटर सैंपल टेस्ट किए हैं? नहीं, कभी नहीं किया सर। पहली बार पहली बार करा। ये मजाक मध्य प्रदेश में चल रहा है। मजाक दूषित जहरीले पानी को पीकर अपनों को खो देने वाले परिजनों के साथ। मजाक चल रहा है सरकार से साफ पानी की उम्मीद करने वाले करोड़ों लोगों के साथ, जहां मुख्यमंत्री कहते हैं कि दोबारा किसी को गंदे पानी से जान गंवाने नहीं देंगे, और मुख्यमंत्री जिस भोपाल में बैठते हैं वहां जल सुनवाई में जनता की खराब पानी की समस्या सुनने सुलझाने के नाम पर गड्ढा खोदने वालों को बैठा दिया जाता है। फैसला ये था कि मध्य प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में हर मंगलवार अब जल सुनवाई होगी। यानी पानी से जुड़ी अगर आपकी कोई समस्या है तो आपको आपके नजदीकी वार्ड कार्यालय में जाना होगा और वहां वो समस्या बतानी होगी। सिर्फ यही नहीं, ये पहली बार होने जा रहा है जब वार्ड कार्यालयों में बकायदा ऑन द स्पॉट पानी के जो सैंपल्स आप लेकर के आएंगे उसकी टेस्टिंग भी होगी। आज तक संवाददाता रवीशपाल सिंह सरकार की आंख खोल देने वाली रिपोर्ट लेकर आए, जिन्हें भोपाल के वार्ड नंबर 49 में जल सुनवाई का पोस्टर लगाए। 2 लोग बैठे मिलते हैं। पोस्टर पर लिखा है, पानी से जुड़ी समस्या के तुरंत निराकरण के लिए जल सुनवाई। इनके पास किट है, किट में तमाम दवा है, साथ में एक किताब है, पन्ने पर पानी की जांच के तरीके लिखे हैं। लेकिन ये सब जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए है। कैसे आप इसको चेक करते हैं? अगर पानी का सैंपल कोई लेकर के आता है तो किस हिसाब से टेस्ट करेंगे इसको? कुछ बताया गया है आपको? सर, दवाइयाँ आई हैं, इसको अपन पानी में डालेंगे, फिर उसके बाद दूसरा डालना है, फिर तीसरी में जो है पता लग जाएगा। अगर पीला पानी है, अगर पीला हो गया तो समझ लो साफ है, और अगर काला पानी जैसे हो गया तो वो गलत है। वही लिख के देना पड़ेगा। ये पूरा आपको बताया गया? जी जी। नगर निगम के इन कर्मचारी का नाम केदारनाथ यादव है। नाम में केदारनाथ है और हकीकत में वाकई जनता साफ पानी की जांच के नाम पर भगवान भरोसे। आपने इससे पहले कभी वाटर सैंपल टेस्ट किए हैं? नहीं, कभी नहीं किया सर। पहली बार पहली बार करा है। अच्छा, आप नगर निगम से ही हैं? जी, नगर निगम से। सोचिए, ये तो हाल है जिसने कभी पानी की जांच का जा तक नहीं जाना, उसे जिम्मेदारी देकर सरकारी रस्म अदायगी हो रही है। अब इन केदारनाथ यादव का असली काम जानिए, जिन्हें भोपाल में जनता की पानी से जुड़ी समस्या दूर करने और पानी साफ है कि या गंदा ये बताने वाली किट देकर बैठाया गया। वो असली काम क्या करते हैं? क्या आपका वैसे काम क्या है? सर, हमारा काम लेबर का है, खुदाई का, गड्ढे का। कब से कर रहे हैं आप? सर, हमको तो हो गया 16 साल, 2008 से। कभी पानी का सैंपल आपने चेक किया? नहीं, कभी नहीं किया सर। अच्छा, तो आपको समझ में आया था ये पूरा कि अभी तो नहीं, समझ में नहीं आया सर। कैसे चेक करेंगे फिर?
अब सर अगर कोई आ गया अभी यहाँ पे तो सर करेंगे, अब देखेंगे उसमें समझेंगे सर, कोई को भेजेंगे वहाँ से, उसके बाद फिर समझाएगा तो करेंगे। गड्ढा खोदने वाले से पानी की जांच करा ले रहे हैं, आगे सड़क बनाने वाले से मिलावट की जांच खाद्य पदार्थों में करा लेंगे। कहे कि ये तो सरकार है, सरकार खुद को जादूगर समझती। यहाँ गलती केदारनाथ जैसे कर्मचारियों की नहीं, गलती उन अधिकारियों की जिन्हें पता है कि आम आदमी की मौतों के बाद सरकार कैसे कुछ दिन उछल कूद मचाकर, फोटो खिंचाकर, सोशल मीडिया में पोस्ट करके सिस्टम के जिंदा होने की गवाही देती है, लेकिन असल में पूरी सरकारी व्यवस्था के कुएं में भांग पड़ी हुई है। अभी तक आपको बस इतना ही पता है कि पानी का रंग बदला तो साफ है या गंदा है, बस इतना पता है। इसमें से कौन सी दवाई का इस्तेमाल करना है जिसकी वजह से पानी की क्वालिटी पता चलेगी, ये आपको जानकारी है या जल्दी जल्दी समझा दिया गया था? अभी तो समझा दिया सर, अभी तो किया नहीं, अभी तो समझ में आया? नहीं, अभी तो नहीं आया समझ में सर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नगर निगम के कर्मचारी बैठे जरूर हैं, लेकिन एक तो पहला दिन है, लोगों का तो रिस्पांस खैर नहीं मिल रहा है, लेकिन लापरवाही जो है वो नगर निगम की भी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। ऐसे लोगों को यहाँ पे टेस्ट के लिए बैठा दिया गया है जो मूल विभाग जो है वो कुछ और विभाग है, जैसे क्या नाम है आपका? केदारनाथ यादव। केदारनाथ जी हैं, जैसे इनका काम लेबर का है, गड्ढा खुदाई का कार्य है नगर निगम में, लेकिन वाटर सैंपलिंग और टेस्ट के लिए उनको यहाँ पे जिम्मेदारी दी गई है। और वो खुद इस बात से बेहद ज्यादा परेशान है कि जो लिखा पढ़ा करके भेजा गया था वो भी बहुत ज्यादा समझ में आया नहीं है, तो जाहिर सी बात है वो कैसे सैंपल ले सकते हैं। आप सोचिए ये राजधानी भोपाल का हाल है, जहाँ पे नगर निगम के 85 वार्ड आते हैं। इंदौर में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, लोग मर जाते हैं और उसके बाद ये नई एक प्रक्रिया शुरू की जाती है सरकार की तरफ से जल सुनवाई की, लेकिन किस तरीके से उसे पलीता लगाया जा रहा है उसकी एक जीती जागती तस्वीर आज तक के कैमरे पे दिख रही है, जहां गड्ढा खोदने वालों को पानी की जांच के लिए बैठा दिया गया है। और आइए अब हम आपको उस खबर से खबरदार करें जिस पर उत्तर प्रदेश में आगे राजनीति जोर पकड़ने वाली है, जहां अखिलेश यादव के सांसद कहते हैं कि भगवान श्री राम समाजवादी थे और चर्चा ये होती है कि क्या अखिलेश यादव से पहले राहुल गांधी अयोध्या में श्री राम मंदिर में दर्शन करने जा सकते हैं। 22 जनवरी 2024 जब अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती है, राहुल गांधी राम मंदिर के कार्यक्रम से दूरी बनाते हैं, ये कहकर कि ये सियासी कार्यक्रम है। हिंदू धर्म के जो हमारे लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। जो भी जाना चाहता है जा सकता है, कांग्रेस पार्टी से जा सकता है, बट वी कैन नॉट बी पार्टी टू अ पॉलिटिकल फंक्शन। प्राण प्रतिष्ठा से लेकर अब तो राम मंदिर संपूर्ण तक हो चुका है, धर्म ध्वजारोहण हो चुका है। तो क्या अब राहुल गांधी राम मंदिर के दर्शन करने जाएंगे? क्या राहुल गांधी 23 जनवरी को राम मंदिर में दर्शन करने अयोध्या जा सकते हैं? क्या अखिलेश यादव से पहले अब की राम मंदिर का दर्शन राहुल गांधी कर लेंगे? क्या 2027 के चुनाव से पहले अयोध्या के राम मंदिर में राहुल गांधी पहुंच सकते हैं? सारे सवालों की वजह दो खबर में छिपी है। पहली खबर बाराबंकी से कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया का बयान है, जो कहते हैं कि जल्द ही राहुल गांधी अयोध्या जाएंगे। माननीय राहुल गांधी जी ने भी कहा था क्योंकि मंदिर बना नहीं है पूरी तरह से, ध्वज और शिखर जो है कि स्थापना नहीं हुई है, पूजन नहीं हुआ है, तो वहाँ पे नहीं जाएंगे। अब क्योंकि दोनों की स्थापना हो गई है, पूजन हो गया है, लग चुका है, सब पूरी तरह से मंदिर कंप्लीट हो चुका है, तो अब जब उनकी सुविधा होगी, जब उनका समय होगा या राम के दरबार में बुलावा आएगा, वो जाएंगे। अब जल्द मतलब कब? राहुल गांधी क्या इसी महीने अयोध्या के राम मंदिर में दर्शन करेंगे? दूसरे सवाल की वजह है संसद की रक्षा मामलों की संसदीय समिति। खबर यह कि रक्षा मामलों की संसदीय समिति के सदस्य 23 जनवरी को अयोध्या पहुंच रहे हैं। रक्षा मामले की संसदीय समिति के सदस्य राहुल गांधी भी हैं, इसीलिए यह सवाल पूछा जाने लगा कि क्या संसदीय कमेटी के साथ राहुल भी अयोध्या पहुंचेंगे। सवाल का जवाब दें उससे पहले अयोध्या की राजनीति को लेकर राहुल गांधी के कुछ बयानों पर गौर करिएगा। राहुल गांधी ने तब संघ प्रमुख मोहन भागवत पर निशाना साधा था जब प्राण प्रतिष्ठा की तिथि को ही सच्ची स्वतंत्रता की तिथि बताया गया। कहते थे वैकुंठ एकादशी, वैकुंठ द्वादशी, अब उसको प्रतिष्ठा द्वादशी कहते हैं।
क्योंकि अनेक शतकों से परचक्र झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई थी। स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं थी। Fruit of that movement, which was the Constitution, which was essentially attacked yesterday by Mr. Mohan Bhagwat when he says that the Constitution was not the symbol of our freedom. India did not get independence in 1947 is an insult to every single Indian person. इसी तरह अयोध्या विधानसभा से जुड़ी फैजाबाद लोकसभा सीट पर 2024 में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद के हाथों बीजेपी की हार के बाद राहुल गांधी ये बयान संसद में दे चुके हैं। मैंने उनसे पूछा कि आपको कब पता लगा कि आप अयोध्या में जीत रहे हो, और आपने कहा पहले दिन से मुझे पता था। सही बात। और मैंने कहा ये क्या हुआ? उन्होंने कहा राहुल जी, अयोध्या में एयरपोर्ट बना, अयोध्या की जनता से जमीन छीनी गई और आज तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। अयोध्या के इनॉग्रेशन में अयोध्या की जनता को बहुत दुख हुआ, क्योंकि इनॉग्रेशन में अदानी जी थे, अंबानी जी थे, मगर अयोध्या का कोई नहीं। तो प्राण प्रतिष्ठा से लेकर चुनाव तक अयोध्या और राम मंदिर को दूसरे नजरिए से राजनीति में देखते आ रहे राहुल गांधी क्या अब जल्द यूपी के विधानसभा चुनाव से पहले राम मंदिर जा सकते हैं? पूरा देश और पूरी दुनिया अभिभूत है रामलला का अयोध्या धाम में फिर से विराजमान होने पर, लेकिन इन बदनसीब कांग्रेसियों को इससे भी नफरत है। यही अंतर है राम की संस्कृति पर और रोम की संस्कृति पर। कांग्रेस नेतृत्व में यदि भगवान राम और भगवान कृष्ण के प्रति, भारतीय संस्कृति के प्रति, सनातन संस्कृति के प्रति जरा सा भी आस्था होगी तो उनको राम मंदिर भगवान रामलला के दर्शन के लिए जाना चाहिए। कांग्रेस के सूत्रों की माने तो राहुल गांधी रामलला के दर्शन करने इस दौरे में नहीं जाएंगे, और वजह तनुज पुनिया ने बताई। राम मंदिर जब तक पूरी तरीके से बनकर तैयार नहीं होगा तब तक राहुल गांधी नहीं जाएंगे, लेकिन राहुल गांधी जाएंगे जरूर, ये भी कांग्रेस पार्टी का कहना है। राहुल गांधी पिछले साल महाकुंभ में भी नहीं गए थे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद भी राहुल गांधी अब तक दर्शन करने नहीं गए, लेकिन इनसे जुड़े सियासी मुद्दों पर सवाल राहुल गांधी राम मंदिर तक जरूर उठाते आए। वे कहते हैं कि अयोध्या में जब रामलला का मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो वहां पे नाच गाना चल रहा था। अरे जिंदगी भर तो यही तुम्हारा खानदान करता रहा। चूंकि अभी राहुल के अयोध्या जाने की खबर या चर्चा केवल इसलिए आई क्योंकि रक्षा मामलों की संसदीय कमेटी को 23 जनवरी को अयोध्या जाना है, तो सच ये भी कि राहुल गांधी कभी भी इस कमेटी के सदस्यों के साथ दौरे पर नहीं जाते हैं। दरअसल 17वीं लोकसभा में भी राहुल गांधी इसी समिति का हिस्सा थे। कांग्रेस के मुताबिक 17वीं लोकसभा में भी राहुल गांधी कोई भी दौरे में नहीं गए थे, और अगर 18वीं लोकसभा में देखें तो चाहे 2024 हो या 25 में जो 2 टूर हुए उसमें भी राहुल गांधी नहीं जा पाए थे। कांग्रेस द्वारा बताया गया है कि पहले से ही राहुल गांधी का पूरा शेड्यूल काफ़ी व्यस्त है, क्योंकि मनरेगा बचाओ अभियान के तहत राहुल गांधी तमाम गैर सरकारी संस्थानों के लोगों से और नुमाइंदों से मुलाकात कर रहे होंगे, और उनका पूरा शेड्यूल 12 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक पहले से ही फिक्स्ड है। और अब उत्तर प्रदेश से आई एक और खबर से आइए आपको खबरदार करें। गाजियाबाद में पिछले वर्ष नवरात्र के पहले दिन एनकाउंटर करके सुर्खियां बटोरने वाली महिला थाने की टीम का हिस्सा रही महिला दारोगा भुवनेश्वरी को एंटी करप्शन टीम ने 45,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है, और यह कार्रवाई हुई है साहिबाबाद महिला थाने की रिपोर्टिंग चौकी पर, जहां दारोगा रिश्वत की रकम ले रही थी। महिला दहेज उत्पीड़न से जुड़ा हुआ यह मामला है, जहां आरोपी पक्ष के दूसरे लोगों के नाम शामिल न करने के बदले घूस मांगी जा रही थी, और ये कार्रवाई एनकाउंटर किया था इसी महिला दारोगा ने 45,000 रुपए की रिश्वत मांगी,
और अब इसे पकड़ लिया गया। आज हम लोग जब सुबह उठे तो आपको और हमें यह पता चला कि अमेरिका ने ईरान से व्यापार करने वालों पर 25% टैरिफ लगा दिया है, जिसका इस असर हमारे देश पर, आप पर, हम पर भी हुआ। दूसरी बड़ी खबर चीन से आई। चीन ने जम्मू कश्मीर की शक्साम घाटी को अपना बताकर भारत को उकसाने का प्रयास किया, ये अच्छी तरह से जानते हुए कि पीओके पर हमारी भारत की राय क्या है। पिछले सप्ताह हमने आपको सबसे पहले शक्साम घाटी को लेकर चीन से खबरदार किया था और आज चीन ने अपने मंसूबे व्यक्त कर दिए हैं। इसके बाद प्रश्न ये उठ रहे हैं कि क्या चीन पर हमारा देश भारत जरूरत से अधिक नरमी बरत रहा है? क्या बदली हुई दुनिया, अमेरिकी टैरिफ प्रहार में घिरे भारत का चीन फायदा उठा रहा है? कांग्रेस अब ये पूछ रही है कि एलएसी पर अगर कुछ नहीं बदला तो फिर चीन के प्रति हमारी ये नरमी क्यों? You have destroyed the single biggest, most important goal of Indian foreign policy. China and Pakistan are fused like this. Sir, EM, External Affairs Minister says, yesterday in his speech, he says, the two-front war concept is a very old concept. I don't know what he's talking about. He does not even understand the basics of warfare. I would have offered to take classes on China from Rahul Gandhi. I discovered he was taking classes on China from the Chinese ambassador. Everything in politics is political. चीन पर जब भी राहुल गांधी नरेंद्र मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल पूछते हैं तो विदेश मंत्री उन्हें चीन पर नरम बताते हैं। He's spoken about the Belt and Road. He compares very poetically, I must say. He compares Belt and Road like the Yellow River in China gushing forth. Guys, the Belt and Road goes through POK. It violates our national integrity and sovereignty. He doesn't have a word to say about it. गलवान के बाद चीन से पींगे बढ़ाने पर जब भी कांग्रेस सवाल करती है तो विदेश मंत्री राहुल गांधी को चाइना गुरु कहकर चिढ़ाते हैं। कांग्रेस सरकारों का इतिहास याद दिलाते हैं। अब ये चाइना गुरु का कहना है कि सर कि चाइना और पाकिस्तान आज बहुत नजदीक आ गए। सर है, हकीकत है। जब आज बात करते हैं सर कि चाइना पाकिस्तान नजदीक आ गया है सर, हमें पता है, हकीकत, हम इसके साथ डील कर, पर ये कहना कि ये अचानक हो गया और मैं चेतावनी दे रहा हूं और किसी को पता नहीं है, साहब आप हिस्ट्री क्लास में सो रहे थे। चीन पर अक्सर कांग्रेस को मोदी सरकार इसी तरह घेरती, लेकिन इस बार मामला अलग। चीन की वजह से कांग्रेस मोदी सरकार और बीजेपी दोनों को खबरदार कर रही है। एक जानवरी कहते होंगे उसको, गिरगिट को क्या कहते हैं? जानवरी होता है। बीजेपी ने गिरगिट को भी एक रंग सिखा दिया। जिन्हें लाल आंखें दिखानी थी उनके लिए लाल कारपेट बिछा दिया। चीन की वजह से बीजेपी पर कांग्रेस के इस तीखे हमले की वजह यह तस्वीर है। बीजेपी मुख्यालय में सोमवार को सीसीपी यानी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने बीजेपी के नेताओं से मुलाकात की, जिसके बाद कांग्रेस ने सवाल पूछते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन को लाल आंख कब दिखाएंगे। यही अगर हमारे नेताओं से मिलते तो ये लोग बोलते देखो देखो ये माओ जेडोंग का रिश्तेदार है भाई कांग्रेस पार्टी, हमारे लिए तो तुरंत सर्टिफिकेट आ जाते हैं, संघ के लिए नहीं आएंगे। वैसे संघ का मतलब क्या है? चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से मिलना हमें नहीं समझ में आता। क्या सांस्कृतिक आदान प्रदान हो रहा है? क्या है ये? कांग्रेस का सवाल सीधा है, बीजेपी और सीसीपी नेताओं का यह रिश्ता क्या कहलाता है? और बीजेपी चीन में कौन सा गुप्त समझौता हुआ? सवाल आरएसएस को लेकर भी कांग्रेस पूछती है, जिसके मुख्यालय में जाकर सीसीपी के इस दल ने आरएसएस में नंबर 2 कहे जाने वाले दत्तात्रेय होसबोले से मुलाकात की। हमें यह दिक्कत नहीं है कि चीन की सीपीसी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के लाइजॉन डिपार्टमेंट के जो शीर्ष डेलीगेशन है उनका स्वागत कल
बीजेपी के मुख्यालय में हुआ, हमें इस बात की दिक्कत नहीं है। जब बीजेपी विपक्ष में थी तब भी लगातार इनसे मिलती थी, वहां जा जाकर मिलती थी, आरएसएस वाले जा जाकर मिलते थे, ट्रेनिंग लेते थे, ये राम माधव एंड कंपनी। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय विभाग की उप मंत्री सन ह्यान ने किया। बीजेपी के विदेश मामलों के विभाग के प्रभारी विजय चौथाईवाले ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि बैठक के दौरान बीजेपी महासचिव अरुण सिंह के नेतृत्व में एक दल बीजेपी और सीसीपी के बीच अंतरदलीय संवाद को आगे बढ़ाने के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की। बीजेपी इस मुलाकात पर घिरी तो विजय चौथाईवाले सोशल मीडिया पर लिखने लगे कि कांग्रेस नेता और पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद से भी सीसीपी का दल मिल रहा है, लेकिन चीन की वजह से उसकी नीयत को लेकर सवाल बढ़ते भी जा रहे हैं। ताजा मामला जम्मू कश्मीर की शख्सगाम घाटी का है। भारत के इस हिस्से पर चीन अब खुलकर अपना दावा जताने लगा है। First of all, the territory you have mentioned are part of China's territory, and China's infrastructure activities in its own territory is beyond reproach. China and Pakistan have signed border agreements and determined the border between the two countries since the 1960s. These are rights of China and Pakistan as sovereign states. शख्सगाम घाटी पर चीन के इस बयान के बाद कांग्रेस और हमलावर हो जाती है। इसे केंद्र की मोदी सरकार की नाकामी बताती है। ऐसा पहली बार नहीं है जब बीजेपी और सीसीपी के बीच संपर्क हुआ हो। साल 2019 में अरुण सिंह के नेतृत्व में बीजेपी प्रतिनिधिमंडल चीन गया था। गलवान संघर्ष के बाद संपर्क ठप हो गए। अब बदले हालात में पार्टी स्तरीय बातचीत को प्राथमिकता दी गई। गौर करने वाली बात यह है कि बीजेपी और सीसीपी की दिल्ली में हुई मुलाकात में बातचीत सिर्फ पार्टी टू पार्टी संवाद पर फोकस रही। चीन से जुड़े सीमा विवाद को नहीं उठाया गया। आगे नियमित संपर्क जारी रखने पर सहमति बनी। ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब चीन एलएसी पर लगातार अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है। उसकी तरफ से सेना के ठिकाने पक्के किए जा रहे हैं। वो भारत के जम्मू कश्मीर के शख्सगाम घाटी को अपना बता रहा है, जबकि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का है, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से किया गया अवैध कब्जा और चीन को अवैध तरीके से दी गई शख्सगाम घाटी, दोनों को ही भारत नहीं मानता। हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात करें तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जैसे मैंने आपको बताया कि आज की डेट पे इट नीड्स कांस्टेंट विजिल। इसका मतलब ये हुआ कि हम धीरे धीरे दोनों साइड्स अपना ट्रेस फैक्टर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ सवाल आरएसएस को लेकर भी है। कांग्रेस जानना चाहती है कि सीसीपी का यह हाई प्रोफाइल दल उसके नेताओं से क्यों मिला। वो तो बीजेपी की तरह दल भी नहीं, फिर ये मुलाकात क्यों? चीन भले ही हमारा दोस्त ना हो, लेकिन चीन हमारा सबसे बड़ा और शक्तिशाली पड़ोसी अवश्य है। चीन के साथ विभिन्न विरोधाभासों के बाद भी उससे रिश्तों में क्यों नरमी बढ़ती जा रही है, इस बारे में बात करें उससे पहले हम आइए आपको शख्सगाम घाटी के बारे में बताते चलें। शख्सगाम घाटी जम्मू कश्मीर का अभिन्न हिस्सा है, जिसे पाकिस्तान ने दोस्ती के उपहार स्वरूप चीन को सौंप दिया। पाकिस्तान के पास जो जम्मू कश्मीर चला गया, उसके ही एक हिस्से को उसने वर्ष 1963 में चीन को दिया था। यह इलाका 5180 वर्ग किलोमीटर का है। सामरिक दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है, जहां पर चीन सड़क बना रहा है, और ऐसी खबरें पिछले वर्ष भी आई थी। भारत ने पिछले शुक्रवार को शख्सगाम घाटी को लेकर बयान दिया था, और आज चीन का उस पर जवाब भी आ गया है। अब सवाल ये है, प्रश्न ये उठता है कि चीन पर सरकार के सुर अचानक से नर्म क्यों हो गए। बीजेपी सीसीपी की मुलाकात के बीच अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे प्रश्न उठा कि क्या पहले ही 50% अमेरिकी टैरिफ झेल रहा हमारा देश भारत अब 75% टैरिफ में दब जाएगा, क्योंकि अमेरिका ईरान से व्यापार करने वालों पर एक तरफा टैरिफ लगाने जा रहा है। सवाल ये भी कि चीन पर नरमी का कारण क्या अमेरिकी दादागिरी है। बीजेपी और नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री अक्सर इन तस्वीरों को दिखाकर चीन पर कांग्रेस और राहुल गांधी को घेरते रहे। इसीलिए बीजेपी आरएसएस के साथ सीसीपी की बैठकों पर कांग्रेस सवाल पर सवाल दागती है। अरे साहब एमओयू हो गया, 10 साल से बोलते रहे एमओयू हो गया, और खुद देखिए क्या कर रहे हैं। सवाल सीधा है, और वो ये
कि जब LAC पर कुछ बहुत बदला नहीं तो भारत के सुर नरम क्यों? क्योंकि ये मोदी सरकार ही थी जिसने चीन से रिश्तों के भविष्य को सीमा पर शांति से जोड़ा। साल 2020 से अक्टूबर 2024 तक भारत की यही नीति रही, लेकिन देपसोंग और डेमचौक में दोनों देशों की सेनाओं के पीछे हटने के बाद तनाव में जरूर थोड़ी कमी आई और रिश्तों की गाड़ी आगे बढ़ी। विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के बाद प्रधानमंत्री भी चीन के दौरे पर गए। रिश्तों को आगे बढ़ाने की बात हुई। चीन से रिश्ते सुधारने के लिए दोनों देशों के बीच सीधी उड़ान शुरू हुई। 5 साल बाद चीन ने कैलाश मानसरोवर यात्रा की इजाजत दी। भारत में सरकारी कंपनियों के टेंडर में चीन की कंपनियों को छूट दिए जाने की खबर आई। वहीं इस बीच चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा ठोका, शक्सगाम घाटी को भी अपना बताया। WTO में चीन ने भारत की शिकायत की। चीन के अड़ंगे से रिलायंस की लिथियम बैटरी बनाने की योजना रुक गई। चीन की वजह से बन रही इन सुर्खियों के बीच में जैसे ये तस्वीर आई तो विवाद होना ही था। सवाल उठे कि क्यों दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी ने CCP से मिलकर उसे फायदा पहुंचाया, जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखती। क्यों ऐसा करके CCP की विश्वसनीयता बढ़ाई गई, जो दुनिया भर में अपने दमन के लिए कुख्यात है। इस सवाल का जवाब एक्सपर्ट बदलती और खतरनाक होती दुनिया को देते हैं, जिसके केंद्र में ये चेहरा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की दोस्ती को 25% टैरिफ के 2 विश्वासघाती खंजरों से लहूलुहान किया है। इतने से भी जब उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने ईरान से कारोबार करने वालों पर 25% टैरिफ लगाने की बात करके भारत को चिंता में डाल दिया, क्योंकि ईरान से कारोबार करने वाले 5 सबसे बड़े देशों में भारत भी शामिल है। जो डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसमेंट की है कि ईरान के साथ जो भी देश अपने बिजनेस करेगा, ट्रेड रिलेशन रखेगा, उसके ऊपर एक एडिशनल टैरिफ 25% लगाया जाएगा। इसका एक बहुत सीरियस इम्पैक्ट आ सकता है उन सभी कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया जो बिजनेस ईरान से करते हैं। इंडिया आज की डेट में काफ़ी अच्छा बिजनेस ईरान से करता है। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त दुनिया और भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं, क्योंकि उनके इस कदम से एक दिन पहले ही भारत में अमेरिका के नए राजदूत ने दोनों देशों के रिश्तों को लेकर बड़ी बातें कही थी। I've traveled all over the world with President Trump, and I can attest that his friendship with Prime Minister Modi is real. The United States and India are bound not just by shared interest, but by a relationship anchored at the highest levels. भारत के साथ ट्रेड डील का सवाल तो अमेरिका ने हल नहीं किया। ईरान पर प्रतिबंध लगाकर 75% टैरिफ का संकट खड़ा कर दिया। सवाल है, क्या अमेरिकी हमलों में घिरे भारत का फायदा चीन उठा रहा है? जो डावाडोल नीति है हमारी चीन के प्रति, ना केवल चीन के प्रति, जो पूरी विदेश नीति की मैं बात कर रहा हूं, अमेरिका ने डांटा तो चीन के पास चले गए, चीन ने डांटा अमेरिका के पास चले गए। कोई बच्चे हो? सवाल पूछे जा रहे हैं कि चीन क्यों? सवाल यह भी कि क्या चीन अमेरिकी झटके से उबार सकता है? क्या उस पर विश्वास किया जा सकता है? देखिए, इस समय भारत दुनिया की एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। लार्ज इकोनॉमीज में हम सबसे ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, और अगर हम देखें हमारी डिपेंडेंसी चाइना पे बहुत है। जितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें ज्यादातर जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, खासकर चाहे वो स्पेशलिटी केमिकल्स हो, क्रिटिकल कंपोनेंट्स हो, इलेक्ट्रॉनिक के कंपोनेंट्स हो, वो बहुत सारी सप्लाईज हमें चाइना से मिल रही है। दूसरी तरफ जो जियोपॉलिटिक्स हो रहा है, जिसमें अमेरिका की तरफ से जिस तरह से पूरी दुनिया में व्यवधान डाला जा रहा है, ये जरूरी है कि ब्रिक्स मेंबर, खासकर चाइना, इंडिया जैसी बड़ी इकोनॉमीज मिलके काम करें, तभी आप अमेरिका और ट्रंप के जो दादागिरी हो रही है, आप इसको कंट्रोल कर पाएंगे। कारोबार में भारत की निर्भरता अगर चीन पर है, तो चीन के लिए भी जरूरी है कि उसके पड़ोस में अमेरिकी दखल ना बढ़े। इसलिए चीन के लिए भी भारत को साथ में रखना फायदे का सौदा है। शायद इसीलिए उसकी तरफ से लगातार रिश्तों को आगे बढ़ाने की बात हो रही है। भारत के लिए भी जरूरी है कि वो अमेरिका पर निर्भरता कम करके दुनिया में नए बाजारों को ढूंढे। इसीलिए चीन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शायद यही वक्त की भी मांग है। और अब हम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को खबरदार करना चाहते हैं, क्योंकि जिस धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ का वो नेतृत्व कर रहे हैं, वहां सरकारी केंद्रों पर कहीं चूहे के नाम पर, कहीं चुलिया के नाम पर, कहीं धूप के नाम पर हजारों क्विंटल धान कम हो जा रहा है। अब तक
30,000 करोड़ रुपए का धान आरोप है कि घोटालेबाजों ने गायब कर दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खबरदार होकर देख लें, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 19 करोड़ का धान दावा है धूप की वजह से गायब हो गया। धूप है, मौसम है, वो इसकी वजह से हुआ है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अब कार्रवाई का चक्र चला दे, क्योंकि उन्हीं के राज्य में कवर्धा के सरकारी केंद्र पर पहले 7 करोड़ रुपए का धान चूहा खा गया वाली कहानी सुनाकर भ्रष्टाचारी दावा है मोटा मुनाफा कुतर चुके हैं। जिले के जो विपणन अधिकारी हैं उनका एक अजीबोगरीब बयान सामने आया है, जिसमें वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि 7 करोड़ का धान, लगभग 26,000 कुंटल धान को चूहे और दीमक खा गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तुरंत पूरे राज्य में जांच बैठाकर युद्ध स्तर पर कार्रवाई करने लगे, क्योंकि गौरेला में तो दावा है कि 4 करोड़ रुपए का 20,000 क्विंटल धान खुले में पड़ा बर्बाद हुआ जा रहा है, लेकिन काले पड़ चुके धान को अब भी अधिकारी ऑल इज वेल बताकर खपाने में जुटे। सुरक्षित है, धान ढके हुए रखे हुए हैं, AQ है के हिसाब से धान लिए गए थे और किसी प्रकार का शासन का नुकसान क्षति नहीं होने दिया जाएगा। महासमुंद में 19 करोड़ का धान, कवर्धा में 7 करोड़ का, गौरेला में 4 करोड़ का, 3 जगहों पर ही 30 करोड़ के धान के गायब हो जाने या बर्बादी की तस्वीरें आज तक के कैमरे में कैद हैं। 3 खबर बताती है धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचारी जमकर करप्शन की कुटाई करके जेब को धन धनाधन भर रहे हैं और फिर धूप बारिश चूहे के नाम पर फर्जी बिल फाड़ा जा रहा है। नई पड़ताल छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले से आई, जहां 81,621 क्विंटल धान अब तौलाई में कम पाया गया। वजह सुनेंगे, हैरान होंगे। महासमुंद जिले में 19 करोड़ के 81,621 क्विंटल धान गायब है। धान खरीदी वर्ष 2024-25 में महासमुंद जिले के 5 संग्रहण केंद्र में 22,88,875 क्विंटल धान लाया गया था, लेकिन जब इसका भौतिक सत्यापन हुआ तो लगभग 19 करोड़ के 81,621 क्विंटल धान कम पाया गया है। जो बता रहे हैं 81,621 क्विंटल जो है वो जो है सुखद के रूप में अभी ऑनलाइन दर्शित है। इसमें मैं कहना चाहूँगा, जब उपार्जन केंद्रों से धान जब संग्रहण केंद्र में आता है तो उसका धर्म कांटा से वजन होता है। धर्म कांटा से वजन होने के बाद वो भंडारित होता है। भंडारित होने के बाद जब वो धान मिलों के माध्यम से जब उठाव किया जाता है, फिर धर्म कांटा से उसमें वजन करते हैं। तो जितने नंबर ऑफ बैग्स थे और जो भी वहाँ पे संग्रहण केंद्र में सीपेज वगैरह रहा होगा, सारा कुछ का निराकरण करने के बाद ये जो मात्रा जो है, ये बची हुई मात्रा जो है ऑनलाइन में शॉर्टेज के रूप में जो है प्रदर्शित हो रही है। जो धान है वो लास्ट ईयर दिसंबर 2024 से भंडारण इसका शुरू हुआ था, जो रखा गया था, और जिसका निराकरण होते होते जो है अभी अक्टूबर और नवंबर 2025 तक के हुआ है। तो लंबे अवधि तक धान जो है संग्रहण केंद्र में भंडारित था, जिसकी वजह से उसमें पानी और मौसम की वजह से जो उसमें धान में जो कमी आई, मतलब धान में जो उसका जो रूप में परिवर्तन हुआ है, या धान में जो कहने का मतलब धान का जो मात्रा में जो कमी आई है, धूप भी है जी, धूप है, मौसम है। धूप से धान की नमी हटती है, वजन में कमी आती है, ये सच है। लेकिन इतनी कमी कि सरकारी खरीद के 10 महीने में 81,621 क्विंटल धान सूख कर कम हो जाए। गणित लगाएं तो पता चलता है 272 क्विंटल धान हर दिन और 11 क्विंटल धान हर घंटे महासमुंद के सरकारी सेंटर से धूप से उड़ा हुआ बताया जाने लगा। ये बात किसी को हजम नहीं होती है। लेकिन ये घालमेल रुक ही नहीं रहा। गौरेला के सरकारी केंद्र पर दावा है खुले में महीनों से 20,000 क्विंटल धान बर्बाद हो रहा है। आप देख सकते हैं कि धान किस तरह से पूरी तरह से खुले आसमान के नीचे पड़े पड़े खराब हो चुके हैं। धान की क्वालिटी पूरी तरह से खराब हो गई है, धान पूरा काला पड़ चुका है और प्रशासनिक दावा ये है कि इस धान का उठाव जल्द से जल्द किया जाएगा और जल्द ही इन धानों को मिलर के द्वारा उठाया जाएगा। पर पिछले 1 वर्ष से ये धान पड़े हुए पूरी तरह से सड़ चुके हैं। सोचिए, यही सड़ा धान क्या फिर मिलर के जरिए जनता तक पहुंचेगा, या फिर यहाँ भी जल्द चूहे, कौवा, कबूतर, धूप, बारिश वाला बहाना बताया जाएगा। आज तक खबरदार करते हुए यह खबर सामने रखता है कि बड़ी जांच अब मुख्यमंत्री कराएं, एक्शन लें, वरना जनता के पैसे से भ्रष्टाचारी कमाई करते रहेंगे और कागज पर लिख देंगे चिड़िया चुग गई खेत।
आज तक लगातार नौकरी के मुद्दे पर आपको सरकार को खबरदार करता है। आज राजस्थान सरकार को हम खबरदार करना चाहते हैं, जहां मुख्यमंत्री इस बात पर युवाओं की वाहवाही पा रहे हैं कि नववर्ष में 1 लाख नौकरी देने वाला कैलेंडर उन्होंने जारी कर दिया। लेकिन काश मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद राजधानी जयपुर में वर्षों से सरकारी नौकरी के नाम पर लटकाए जाते बेरोजगारों से मिल पाते, और इसीलिए ये रिपोर्ट हमने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए तैयार की। हमने 1 लाख भर्तियों वाला वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी किया है, जिससे आपको ये पता लगेगा कि विज्ञप्ति कब निकलेगी, फॉर्म कब भरेगा, परिणाम कब आएगा, परिणाम आने के बाद नियुक्ति पत्र आपको कब मिलेगा। ये पूरी पारदर्शिता के साथ हमने उजागर किया है। रुक जाइए मुख्यमंत्री जी, साल 2026 में 1 लाख युवाओं को नौकरी देने का कैलेंडर जैसे ही आपने जारी किया, राजस्थान के बेरोजगार युवा उम्मीदों की तख्ती लेकर धन्यवाद करने आ गए। लेकिन पुरानी भर्तियों के उन कैलेंडर के पन्नों को कौन पलटेगा, जहां अब भी वाहवाही बटोरते मुख्यमंत्री निवास से बहुत दूर नहीं, राजधानी में ही स्वास्थ्य विभाग के बाहर सर्दी में ठिठुरते वो नर्सिंग ऑफिसर बैठे, जिनकी गोद में राजस्थान का भविष्य है, जो बड़ा होकर पूछने वाला है, मेरे परिवार की नौकरी 2023 से क्यों लटका रखी। इनके हाथ में थैंक यू सरकार वाली तख्ती नहीं, बल्कि क्यों लाचार सरकार वाला सवाल है। हम वही कोरोना वॉरियर्स हैं जो कोविड के काल में घर घर जाकर वैक्सीनेशन करे थे और कोरोना को हराया था हमने। और आज हम मतलब मेरी बहनें छोटे छोटे बच्चों को लेके यहाँ पे आई हुई है, और इतनी कड़कड़ाती ठंड में हम यहाँ पे भूख मतलब पड़े हैं। तो मैं राजस्थान सरकार से हाथ जोड़ के यही निवेदन करूंगी कि हमारा अपना वादा पूरा करो। चिकित्सा मंत्री जी, नियुक्ति दो हमारी। शांता 500 किलोमीटर दूर से अपनी नौकरी का हक मांगने जयपुर में आई। शांता जैसे ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने 2023 में नर्सिंग ऑफिसर की परीक्षा दी। अक्टूबर 2023 में रिजल्ट जारी हुआ, पास हो गए, नौकरी मिली, मगर ज्वाइनिंग से 5 दिन पहले आचार संहिता लग गई और फिर सरकार ही नहीं बदली, इनकी किस्मत भी बदल दी गई। पढ़ाई पूरी करने के बाद जान जोखिम में डालकर कोरोना में नौकरी की, लोगों के जान बचाए, उसके बाद सरकारी नौकरी मिली, मगर सरकार बदली तो सूची अटक गई। अब सरकार कह रही है हम कर रहे हैं, इसके इंतजार में सालों गुजर गए। इस तरह से सरकारी दफ्तर के बाहर कड़कड़ाती ठंड में छोटे छोटे बच्चों को लेकर ये बैठे हुए इस आस में कि सरकार पिघलेगी तो सही, नौकरी मिलेगी तो सही। ये सभी कोरोना वॉरियर कोरोना में जान जोखिम में डालकर वैक्सीनेशन किया। बदले में परीक्षा में सरकार ने 15 नंबर का बोनस दिया। नई सरकार ने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर को भी 15 नंबर का बोनस दिया, तो 700 नर्सिंग ऑफिसर चयनित सूची से बाहर कर दिए गए। मैं जब तक नियुक्ति नहीं मिलेगी तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। इतना दूर है डूंगरपुर से, छोटे बच्चे के साथ कैसे रह रही ठंड में? ठंड तो बहुत पड़ रही है सर, क्या करें, हमारी मजबूरी है। नौकरी के लिए तो आना ही पड़ेगा, हम सेलेक्ट हैं, इसलिए नहीं होते तो हम इधर नहीं आते। तो जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जनता से वाहवाही नए साल में 1 लाख नौकरी देने की चाहते हैं, तो जरा पहले की भर्तियों पर भी ध्यान दें, जहां मंत्रियों के बयान पलटते जा रहे हैं। आपकी फाइल इसमें हम मूव कर चुके हैं, थोड़ा अरे हमने उसको हमने मूव कर दिया है, आपका हो जाएगा, हमने मूव कर दिया फाइनेंस। परिवार के साथ बैठे, जो रूल्स के मुताबिक जो होता है वही होगा। अब रूल्स को हम बेंड नहीं कर सकते हैं। मंत्री जो फाइल मूव करके नौकरी देने की बात करते थे, अब नियम याद दिलाने लगे। ये भूल जाते हैं जनता को भी 5 साल में एक बार सरकारों को मूव करने और कराने का मौका मिलता है, क्योंकि बेरोजगारी वाली लाचारगी केवल एक विभाग में नहीं, आजीविका मिशन से जुड़े वो युवा भी धरना दे रहे हैं, जिन्हें IIT संस्थान में पढ़ाने के लिए 2024 में परीक्षा करा के न केवल चयन कर लिया गया था, बल्कि सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री के हाथों ऑनलाइन समारोह में बधाई पत्र भी दिलवा दिया गया। खूब रीलबाजी सरकार ने तब कराई, लेकिन अब महीने पर महीने बीत रहे, पोस्टिंग नहीं मिली। हमने सोचा कि हम जो प्राइवेट काम कर रहे थे वो हमने छोड़ दिया कि अब गवर्नमेंट नौकरी लगने वाली है, लेकिन अब तक हमारी काउंसलिंग करवा ली, सब कुछ हो गया, लेकिन अब तक हमें नियुक्तियां नहीं मिली हैं। पिछले 3 से 4 महीने से हम लगातार RSLDC ऑफिस आ रहे हैं, डायरेक्टर साहब से, कमिश्नर साहब से मुलाकात करके, तो वो हर बार ये कहते हैं कि तुम्हारी काउंसलिंग या पोस्टिंग है दोनों जल्दी से जल्दी हो जाएगी। अलग अलग प्रदेशों से जो मार्कशीट लेकर के आना और जो भी उसका एक पूरी जांच की प्रक्रिया, जो कि पहले आज से पूर्व ऐसा कभी भी नहीं होता था, क्योंकि अलग अलग प्रदेशों से, तो वो कार्य संपूर्ण होने के बाद में तुरंत ही नियुक्ति दे दी जाएगी। 4 महीने पहले इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में बधाई पत्र दिया गया था, मगर जैसे ही ज्वाइनिंग की बात करने के लिए आते हैं,
अधिकारी दफ्तर छोड़कर चले जाते हैं, मंत्री के यहाँ जाते हैं तो कह रहे हैं दफ्तर काम कर रहा है, मगर कब काम कर रहा है और कब इनकी ज्वाइनिंग होगी इन्हें कुछ भी पता नहीं है। बेरोजगारों का कहना है कि सरकार बदलती है, अधिकारी वही रहते हैं जो हर भर्ती को किसी न किसी वजह से लटकाते हैं। सरकार नई नौकरियों का कैलेंडर तो जारी कर रही है, लेकिन उनकी नियुक्तियों की तारीख भी तय करे। शरद कुमार, जयपुर, आज तक। खबर ईरान की, जिस पर कभी भी अमेरिका हमला कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर आज सुबह टैरिफ की स्ट्राइक कर चुके हैं। ट्रंप ने कहा है कि जो भी ईरान से व्यापार करेगा उस पर 25% टैरिफ लगेगा। ये प्रयास ईरान को आर्थिक तौर पर कमजोर करने का ट्रंप का है, लेकिन ये तो शुरुआत है, क्योंकि ट्रंप ईरान को लेकर कई और अन्य विकल्प पर विचार कर रहे हैं। जैसे पहला विकल्प जिसमें शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाया जा सकता है। खामनेई समेत वरिष्ठ नेताओं पर हमला इस विकल्प के तहत अमेरिका कर सकता है। ये विकल्प सबसे खतरनाक और जोखिम भरा है, क्योंकि इससे ईरान की तरफ से जोरदार पलटवार अमेरिका पर हो सकता है और युद्ध भड़क सकता है। ये 3 विकल्प हमने आपको बता दिए। ईरान पर हमले का दूसरा विकल्प प्रतीकात्मक सैन्य हमला है। अमेरिका सीमित कार्रवाई भी कर सकता है, लेकिन इससे अमेरिकी विरोध ईरान में बढ़ेगा और खामनेई और अधिक मजबूत होंगे। अब ईरान को लेकर तीसरा विकल्प IRGC पर हमले का है। ये ईरान का शक्तिशाली सैन्य संगठन है। अगर ये कमजोर हुआ तो खामनेई की सत्ता कमजोर होगी। हालांकि इस पर कोई भी हमला ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध का कारण अवश्य बनेगा। ईरान को लेकर चौथा विकल्प है सूचना युद्ध का, जिसमें अमेरिका साइबर हमले करे, सूचना युद्ध से खामनेई पर दबाव बढ़ाए, विरोध इतना बढ़े कि जनता ही खामनेई को सत्ता से बाहर कर दे। बांग्लादेश, नेपाल में ये होते हुए आप और हम बहुत अच्छी तरह से देख चुके हैं। तो ईरान पर हमले का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि ईरान ने इंटरनेट बंद कर दिया। एलॉन मस्क के स्टारलिंक के भी ठप होने की वहां से खबर आपको और हमें मिल ही चुकी है। But we're looking at it very seriously. The military is looking at it, and we're looking at some very strong options. We'll make a determination. Some of the protesters were killed through the stampeding. I mean, there's so many of them, and some were shot. We're getting a full report. I'm getting an hourly report, and we're going to make a determination. डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद से ईरान पर हमले का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब सिर्फ 2 सवाल बचे हैं। पहला ये कि ईरान पर अमेरिका कब और कैसे हमला करेगा। अमेरिका कह रहा है कि ईरान पर विकल्प खुले हुए हैं, लेकिन वो ये नहीं बता रहा कि उसे ऐसा कहने की नौबत कैसे आई। किसी भी देश में तख्ता पलट करने का सबसे पुख्ता अमेरिकी हथियार उसकी तरफ से किया जाने वाला सूचना युद्ध है, जिसके लिए इंटरनेट सबसे जरूरी है। क्योंकि जितनी तेजी से दमन के वीडियो और सूचना जनता में घूमती है, जनता का गुस्सा बढ़ता है और वहां की सरकार पर गुस्सा बढ़ता जाता है। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन कई दिनों से चल रहा है, जो पूरे ईरान में देखा गया। खूब आगजनी हुई, जनता सड़कों पर खामनेई के खिलाफ उतरी, मस्जिदों को भी निशाना बनाया गया। तेहरान की इस मस्जिद में तोड़फोड़ के बाद इसे आग के हवाले कर दिया गया। ये मामला 8 जनवरी का है, जिसके बाद सरकार ने इंटरनेट बंदी की और हालात बदलने लगे। ईरान से अब विरोध प्रदर्शन की जगह सरकार के समर्थन की खबरें आ रही हैं। ईरान में अब ऐसे लोगों के जनाजे में लोग निकलते दिख रहे हैं जिन्हें अमेरिका इजराइल के हमले में मारा गया बताया जाता है। सवाल है कि ईरान में ये तस्वीर कैसे बदल गई। ईरान में जैसे ही सरकार को लगा कि विरोधी बेकाबू हो रहे हैं, उसने 8 जनवरी को इंटरनेट बंद कर दिया। ईरान में इसके बाद विकल्प के तौर पर स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट इस्तेमाल किया जाने लगा। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान में इंटरनेट बंदी के खिलाफ स्टारलिंक को लेकर बयान देते सुने गए कि अब वहां पर सरकार के समर्थन में प्रदर्शनों की तस्वीरें आ रही, जिसमें राष्ट्रपति हिस्सा लेते दिखते हैं। ईरान से अब विरोध की दमन की तस्वीरें आ रही हैं। ये कहरजाक फॉरेंसिक मेडिकल सेंटर के मुर्दा घर के बाहर का वीडियो है। बताया जा रहा है कि अंदर लाशों को रखने की सारी व्यवस्था फेल हो गई है, क्योंकि अंदर पहले से इतनी लाशें हैं, इसीलिए लोगों के शवों को सड़क पर रखा गया। आप देख सकते हैं कि शवों का ढेर लगा है, लोग अपनों के शवों के पास रो रहे हैं। एक कोने से देखते जाइए, ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, लेकिन ये उन प्रदर्शनकारियों के शव हैं जो ईरान की सरकार के दमन में मारे गए, जिन्हें सीधे ईरान में प्रदर्शन की सजा दी गई, गोली मारी गई। लोग आ रहे हैं, सड़कों पर बॉडी बैग्स में रखे शव देख रहे हैं, अपनों की लाशों को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं।
बॉडी बैग को खोल रहे हैं और देख रहे हैं कितने शवों में क्या कहीं कोई एक शव उनके अपनों का भी है या फिर नहीं। पूरी दुनिया में ईरान के दमन की गवाही देने वाली ये तस्वीरें वायरल है। अब सवाल है कि क्या ईरान में अमेरिका जब सूचना युद्ध में फेल हो गया तभी उसे हमले पर विचार करना पड़ रहा है? यहाँ एक सवाल चीन और रूस को लेकर भी है, क्योंकि ईरान के पास स्टारलिंक को बेअसर करने की तकनीक नहीं हो सकती। स्टारलिंक जो दुनिया भर में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं मुहैया कराती है, जिसके सिग्नल अंतरिक्ष से धरती पर आते हैं, उसे भी ईरान निशाना बना रहा है। शुरुआत में स्टारलिंक के 30% अपलिंक और डाउनलिंक ट्रैफिक पर असर हुआ, यानी 100 में से 30 लोग इंटरनेट चलाने में असमर्थ थे। यह 80% तक पहुंच गया है। ईरान सरकार मिलिट्री ग्रेड जैमिंग उपकरणों का इस्तेमाल कर रही है। इन्हें किल स्विच कहा जाता है। इसी के जरिए स्टारलिंक सैटेलाइट के सिग्नल को जाम किया जा रहा है। और अब खबर दो देशों के बीच रिश्तों की गर्मजोशी की। दक्षिण अफ्रीकी संसद के शिष्टमंडल के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने द्विपक्षीय वार्ता की, जहां शिष्टमंडल ने लोकतांत्रिक मूल्यों पर स्पीकर ओम बिरला के साथ चर्चा करते हुए भारतीय संस्कृति के दर्शन किए। लोहड़ी का पर्व मनाया। ब्रिक्स और G20 मंचों पर द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत आधार बताया गया। खबरदार में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल।